हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम किसी कारणवश हमें पिछली क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था और अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या पढ़ना था? सातवाहन वंश। क्या पढ़ना है? सातवाहन वंश। तो देखते हैं सातवाहन वंश, जिसकी जो पूरा समय काल था, नहीं कि पूरा कालक्रम था, वो था 50 से 3 ईसा पूर्व के लगभग। कितना था? 50 से 3 शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग इसका पूरा समय था। एक इसका अन्य नाम भी है, इसको आंध्र सातवाहन वंश भी बोला जाता है। आंध्र सातवाहन वंश क्योंकि इसका राज्य कहाँ था? पहले इसका राज्य मुख्यतः दक्षिण भारतीय राज्यों में था। दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर यह वंश स्थापित हुआ था। ठीक है। फिर पुराणों में कहा गया है इसका एक राजा था सिमुक। उसने क्या किया? सिमुक ने क्या किया? पूर्वी मालवा मुख्यतः विदिशा में, इसी के समय इससे राजवंश थे। सातवाहन के वंश जो कि उस समय दक्षिण भारत में चल रहा था, और उसी समय हमारे विदिशा या फिर हम कहेंगे हमारे मध्य प्रदेश में, उसी समय मध्य प्रदेश में शुंग, कण्वों आदि वंश चल रहे थे। ठीक है। तो जो सिमुक था, सिमुक ने क्या किया? कण्वों और शुंगों को पराजित कर दिया और विदिशा में या फिर मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है। इस प्रकार सातवाहन वंश मध्य प्रदेश में भी आ गया था, लेकिन इसके पहले ये दक्षिण भारतीय एक वंश था। अब बात आती है इसका सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में। क्या होता है, हर एक वंश में एक ना एक या एक दो एक शक्तिशाली राजा हमको देखने मिलते हैं, जो कि हर तरह से एक शक्ति संपन्न होते हैं, भले योद्धा हो, राजनीतिज्ञ हो, हर तरीके से अपने आप में एक शक्तिशाली होते हैं। अब एक उदाहरण ही ले लीजिए, जैसे कि हर घर में एक ना एक बच्चा खुरापाती टाइप से निकलता है। खुरापाती जैसे कि या तो शरारत में ज़्यादा होगा या फिर अच्छी बुद्धि वाला होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, किसी भी चीज़ में बहुत अलग ही करके वो दिखाता है, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से वंशों में भी यही होता था, हर एक वंश में कोई ना कोई राजा इस प्रकार से निकलता था। अच्छा राजा बनने के सभी गुण उसमें होते थे। तो यहाँ पर ये ऐसा राजा कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। और एक बात और, आप इस वंश में देखेंगे जितने भी राजा हैं उनके पहले उनकी माताओं का नाम। इस समय क्या समझ में आ रहा है कि यह वंश एक मातृसत्तात्मक वंश था। कैसा वंश था? एक मातृसत्तात्मक वंश था। ठीक है। क्योंकि माता का नाम ही अपने नाम के पहले लिखते थे। आप आगे भी देखेंगे वशिष्ठी पुत्र, पुलुवामी, यज्ञश्री पुत्र, इस प्रकार से अलग अलग नाम आप देखेंगे। ठीक है। तो हमने देखा गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि एक सर्वशक्तिशाली राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मध्य प्रदेश में मालवा और अनूप क्षेत्र कौन सा था? निमाड़ी क्षेत्र, जो मुख्यतः खंडवा खरगोन का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। निमाड़ी क्षेत्र में इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था वहाँ पर भी। ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं। इसका जो उल्लेख दिया गया है, सांची है। सांची के स्तूप का जो दक्षिणी तोरण द्वार, वहाँ पर इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है। किसके बारे में दिया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आगे देखते हैं। और इसके सर्वाधिक सिक्कों की बात करें, सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? उज्जैन, जबलपुर आदि स्थानों से। उज्जैन से सर्वाधिक सिक्के वैसे इसके प्राप्त। एक राजा था नहपान, उसको इसने बहुत बुरी तरीके से हराया था। दोनों का युद्ध हुआ था और इसने बहुत बुरी तरीके से नहपान को हराया था। और उसके सिक्कों पर अपना नाम भी खुदवा लिया था। क्या किया था? उसके सिक्कों पर अपना नाम भी खुदवा लिया था। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, इसी का पुत्र था वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी। सातकर्णी का पुत्र कौन सा था? वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी। ठीक है। तो इसने क्या किया था? मध्य भारत के बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। मध्य भारत यानी बीच में, यहाँ पर बहुत बड़े भाग पर एक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जैसा पापा था वैसे ही बेटा था। ठीक है। एक महत्वाकांक्षी योग्य शासक था। ठीक है। तो मध्य भारत के बड़े भाग पर इसका अधिकार हो गया। फिर क्या किया? उज्जैन का एक शक क्षत्रप था। क्षत्रप एक प्रकार से राजा की ही उपाधि होती है। जो शक वंश था, इसने अपने आप को अलग अलग प्रणालियों में बांटा था, उसी में से एक थे शक क्षत्रप। ठीक है। तो उसका नाम क्या था? रुद्रदामन। क्या नाम था उसका? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने पुलुवामी को भी
बुरी तरीके से हराया था, जिस प्रकार से सातकर्णी ने नहपान को, जो कि शकवंशी राजा था, उसको हराया था। ठीक है, तो फिर इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने क्या किया, जो शक क्षत्रप थे उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। जैसे कि आप मगध में देखेंगे, मगध में क्या होता था, जहाँ भी अपना राज्य विलय करने में कोई दिक्कत आती थी तो वहाँ पर या तो वो मित्रता वाले संबंध ले आते थे या फिर वैवाहिक संबंध ले आते थे। इस प्रकार से अलग अलग कूटनीति चलती थी, तो इन्होंने भी यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। शक और सातवाहन के बीच स्थापित हो गए थे वैवाहिक संबंध। ठीक है, फिर था अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी। अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, और जो यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के आपको मिलेंगे विदिशा, देवास, जबलपुर आदि स्थानों से। यहाँ पर जबलपुर, जैसे कि जबलपुर में मुख्यतः त्रिपुरी, यहाँ से इन लोगों के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने आज सातवाहन वंश और इसके पहले हमने क्या देखा था, शुंग वंश, इन दोनों वंश के बारे में आज हमने अच्छे से जाना है। और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा और दिवाली भी अच्छे से मनाइए, खूब पटाखे फोड़िएगा, खूब मिठाइयाँ खाइएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे कहते हैं, एक जोक है, बुरा ना मानो होली हो लपेट देते उसको भयंकर तरीके से। तो ऐसा हमको यहाँ नहीं करना है कि बुरा ना मानो दिवाली है और उसके घर पर रखिया एक बम रख के आ गए, ये चीज़ हमको यहाँ नहीं करना है। पटाखे फोड़ना है लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। ठीक है, किसी की आज़ादी को भंग नहीं करना है। आज़ादी को भंग नहीं मतलब कि उसको परेशान नहीं करना है, तो ऐसे इस प्रकार की हरकतें नहीं करना है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, वो भी हमारी 2-3 दिन का गैप रहेगा दिवाली की वजह से। फिर हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी और जल्द से जल्द हम लोग आपको करंट अफेयर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वाली भी आप देखिएगा। जिस प्रकार मेरे क्लासेस देखते हैं उसी प्रकार से ब्रजेश सर आपकी क्लासेस लेंगे, उनकी क्लासेस को भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।